रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ना एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने आईआर में प्रिजनर डायलेमा का जिक्र किया कि विभिन्न देशों को ना कोऑपरेशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि अलग अलग पर्पजेज के साथ काम करने के। क्या होता है ये प्रिजनर डायलेमा, आप एग्जाम्पल के साथ देखिए। देखो, दो लोग हैं, प्लेयर 1 और प्लेयर 2। दोनों ने ना मिलकर किसी अपराध को अंजाम दिया, पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन पुलिस के पास ना कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ कॉन्फेस नहीं करते हैं ना, दोनों अपराध नहीं मानते हैं, मना कर देते हैं कि हमने अपराध किया ही नहीं, तो मैक्सिमम दोनों को 1-1 साल की सजा हो सकती है। समझ रहे हो? दो लोग हैं, अपराध किया, पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है। अगर दोनों अपना अपराध नहीं मानेंगे तो दोनों को मैक्सिमम 1-1 साल की सजा हो सकती है। लेकिन पुलिस चालाक है, पुलिस ने ना दोनों प्लेयर्स को, प्लेयर 1 को और प्लेयर 2 को, यानी दोनों अपराधियों को अलग अलग जेल में बंद किया। उसके बाद पुलिस पहले गई कैदी 1 के पास, यानी प्लेयर 1 के पास, और जाकर बोली, अगर देखो तुम अपना अपराध स्वीकार कर लेते हो ना, गवाही दे देते हो, तो तुम्हारी सजा हम माफ करवा देंगे और दूसरे प्लेयर्स को सजा मिलेगी 10 साल की। अब देखो इसमें होता क्या है, प्लेयर 1 वैसे तो उसके मन में गिल्ट आता है कि मैंने अगर गवाही दे दी तो होगा क्या, मेरी सजा तो माफ हो जाएगी, लेकिन दूसरे प्लेयर को 10 साल की सजा मिल जाएगी। लेकिन उसके मन में एक डाउट ये भी आ जाता है कि यार ये ऑफर ना पुलिस ने ना दूसरे प्लेयर को भी दिया है, दूसरे कैदी को भी दिया है। मान लीजिए मैं सच्चा निकला, मैंने गवाही नहीं दी, तो फिर दूसरे वाले ने मेरे खिलाफ गवाही दे दी, तो मुझे तो 10 साल की हो जाएगी और वो फ्री हो जाएगा। दोनों कैदी अलग अलग जेल में बंद हैं, दोनों को पुलिस ने ये ऑफर दिया है। कायदे से दोनों कैदी अगर मना कर दें, कन्फेस ना करें, तो दोनों को मैक्सिमम 1-1 साल की सजा हो सकती है। बट देखो दिक्कत ये है, दोनों कैदियों का ना एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता। एक को ये लगता है कि मैंने अगर कन्फेस नहीं किया तो हो सकता है कि दूसरा कैदी कर दे, और उसने कन्फेस कर दिया तो मुझे 10 साल की हो जाएगी। यही मिसट्रस्ट कैदी नंबर 2 में आता है कि मान लो मैं ईमानदारी बरतूं और दूसरे वाले ने मेरे खिलाफ गवाही दे दी तो मैं तो मर जाऊंगा। तो दोनों को ना एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए ना दोनों गवाही दे देते हैं, दोनों मान लेते हैं, कन्फेस कर लेते हैं कि हमने अपराध किया है, और दोनों कन्फेस कर लेते हैं तो फिर दोनों को सजा होती है 6-6 साल की। इसका मतलब दोनों कैदी अपना नुकसान कर बैठते हैं। अगर वो कॉन्फेस नहीं करते, दोनों का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होता, पक्के दोस्त होते, तो मैक्सिमम उनको 1-1 साल की सजा हो सकती थी। लेकिन दोनों का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, दोनों ने ही कन्फेस कर लिया, दूसरे के खिलाफ गवाही दे दी, तो अब उनको सजा होगी 6-6 साल की। यही होता है आईआर में। अब इंडिया और पाकिस्तान, अगर देखो आपस में इनका ट्रस्ट होता तो ये आपस में ना कितना बढ़िया डेवलपमेंट ला सकते थे। आम रेस होता है ऐसे ही। मान लीजिए इंडिया है, बॉर्डर पे हथियार इकट्ठा कर रहा है पाकिस्तान से सुरक्षा करने के लिए, लेकिन इंडिया को पता नहीं है कितने हथियार इकट्ठा करना है। हो सकता है कि इंडिया ज्यादा हथियार इकट्ठा कर ले, ज्यादा हथियार इंडिया इकट्ठा करेगा तो पाकिस्तान को लगेगा कि यार इंडिया हमें हमारे ऊपर अटैक करने के लिए हथियार इकट्ठा कर रहा है। तो ना मिसट्रस्ट के कारण ये आम रेस चल पड़ती है। दोनों का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। इंडिया को लगता है कि हमें हथियार इसलिए इकट्ठा करने हैं क्योंकि पाकिस्तान इकट्ठा कर रहा है, पाकिस्तान को लगता है इंडिया इकट्ठा कर रहा है हम पे ऊपर अटैक करने के लिए, इसे इसलिए हमें भी इकट्ठा करना है। जबकि देखो हथियार पर इन्वेस्ट करने के बजाय ये दोनों देश डेवलपमेंट पे खर्च कर सकते थे। पाकिस्तान ने कश्मीर इशू को अभी तक खींच के क्या पाया है? कुछ नहीं पाया। वो देश तबाह होने की कगार पे है, मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है। लेकिन इंडिया को भी बहुत नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान ने। कश्मीर में हमारी इतनी फोर्सेस तैनात हैं, इतना पैसा बॉर्डर पे खर्चा होता है। अगर सोच के देखिए यही पैसा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता तो मतलब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती कि आज इंडिया चीन के बराबर होता। लेकिन आपको भी पता है कि इतना पैसा जितना कश्मीर में या फिर दूसरी जगह डिफेंस पे खर्च होता है, वो अगर देश की डेवलपमेंट के लिए खर्च होता तो कितना बढ़िया होता। तो बात यही है प्रिजनर डायलेमा। अगर दो देश इंटरनेशनल रिलेशन में कोऑपरेट करें ना, बजाय एक दूसरे के ऊपर मिसट्रस्ट रखें, तो दोनों देशों को फायदा होगा। अगर मिसट्रस्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो वही होगा जो दो इन कैदियों के साथ हुआ, 6-6 साल की उनको सजा होगी। और कोऑपरेट करेंगे तो बल्कि फायदा होगा। तो आपकी क्या राय है इस इशू के ऊपर, आप भी बताइए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल,
ब्रेन ड्रेन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? अभी देखो, हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ने यह आह्वान किया कि देश में ना एजुकेशन को एक सर्विस के तौर पे लिया जाए। देखो, ब्रेन ड्रेन एक ऐसा फेनोमेनन है जिससे इंडिया को बहुत नुकसान हो रहा है। ब्रेन ड्रेन मतलब टैलेंटेड लोग, जैसे देखो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं हमारे देश में, या फिर स्टूडेंट्स हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ने के लिए दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो इससे इंडिया का नुकसान हो जाता है, क्योंकि बेहतरीन जो ब्रेन है वो इंडिया को छोड़ के चला जाता है। आज के समय में देखो, यूएस में जहां पे सबसे ज्यादा इंडिया का ब्रेन जाता है, 12% यूएसए के टोटल साइंटिस्ट में से 12% इंडियन ओरिजिन के हैं। टोटल जितने डॉक्टर्स हैं यूएस में, 38% इंडियंस हैं। नासा में जितने साइंटिस्ट हैं, हर 10 में से नासा के साइंटिस्ट में से 4 इंडिया के हैं, यानी 36%। माइक्रोसॉफ्ट में टोटल 34 एम्प्लॉइज इंडियंस हैं। आईबीएम में 28% एम्प्लॉइज इंडियंस हैं। इंटेल में 17%, जीरोक्स में 13% और गूगल में 12% एम्प्लॉइज इंडियंस हैं। यह हालत है। देखो, एक पल के लिए तो गर्व भी होता है, लेकिन दूसरे पल के लिए दुख होता है कि इतना बेहतरीन टैलेंट अगर इंडिया में काम करता तो कितना बढ़िया होता। एक देखो रिपोर्ट है, 2024 में 1.8 मिलियन इंडियंस जो विदेशों में चले गए ना, अब वो विदेश जाके $85 बिलियन पैसा खर्च करेंगे। अब यही पैसा अगर इंडिया में खर्च होता तो डिमांड क्रिएट होती, लेकिन नहीं हुई। इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 की रिपोर्ट है कि 2000 से लेकर 2020 के बीच में 10 मिलियन इंडियंस जो हैं वो माइग्रेट कर गए दूसरे देशों में। रीजंस क्या हैं ब्रेन ड्रेन के? सबसे पहला रीजन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में देखो सीट्स की कमी है। जैसे 2022 में 18.5 एप्लीकेशंस आई नीट एग्जाम के लिए, लेकिन सीट्स कितनी हैं एमबीबीएस की? सिर्फ 91,927। बीडीएस की सीट्स 27,700, आयुष की सीट्स 50,000। बाकी लोग जिनको एमबीबीएस करनी है वो कहाँ जाएंगे? अपने यूपीएससी में देख लो, हर साल 10-12 लाख लोग एप्लीकेशंस भरते हैं। फाइनली अपीयर तो कम होते हैं, लेकिन टोटल वैकेंसीज कितने कम हैं? 1000 के आसपास। उसमें भी आईएएस की वैकेंसी बहुत कम है। इसीलिए देखो, मेरा हमेशा से यही मानना है और मैं आपको बोलूँगा भी, 2-3 साल तैयारी में अपना बेस्ट देने के बाद, जब आपके छोटे नोट्स बन गए, सब कुछ आपने पढ़ लिया, अब सिर्फ रिवाइज करना है, उसके बाद आपको प्लान बी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तैयारी तब तक चलती रहे जब तक अटेम्प्ट है, लेकिन सिर्फ तैयारी नहीं, साथ के साथ कुछ और भी चलते रहना चाहिए। 2-3 साल अपना बेस्ट देने के बाद, बेस्ट तैयारी होने के बाद प्लान बी में कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टेट के एग्ज़ाम्स या दूसरे एग्ज़ाम्स, या फिर किसी और सेक्टर में जॉब, या फिर हायर एजुकेशन, जो भी आपको सूट करे। तो बेस्ट 2-3 साल अपना दो ज़बरदस्त ढंग से, ताकि सिर्फ रिवाइज करना बाकी रहे जल्दी से। उसके बाद फिर प्लान बी स्टार्ट। इसके बाद देखो नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड हायर पे। मतलब देखो, विदेशों में ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, पे भी ज़्यादा मिलती है। हमारे देश में पे रिलेटिवली कम है वेस्टर्न कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। टैक्सेशन पॉलिसी, हमारे देश में टैक्स ज़्यादा लगता है। 1 करोड़ किसी की इनकम है 1 करोड़ से ज़्यादा, तो उस पर इफेक्टिव टैक्स लगता है 35.88%। 1 करोड़ मान लीजिए, 1 करोड़ रुपए कमाया, 1 करोड़ 1 रुपए, तो उसको 35 लाख 36 लाख तो टैक्स देना पड़ेगा। सिंगापुर और हांगकांग में इफेक्टिव टैक्स रेट 1 करोड़ से ज़्यादा कम है। सिंगापुर में 22% और हांगकांग में 17%। एक ना ये नया फेनोमेनन है, जैसे दुबई में कम टैक्स लगता है, तो बहुत सारे जो भारतीय हैं वो क्या करते हैं, दुबई में अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, ऑपरेशन यहीं से करते रहते हैं, और फिर वहाँ पे उनको कम टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट, वीज़ा प्रोग्राम। विभिन्न देशों ने स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपना वीज़ा प्रोग्राम काफ़ी लिबरल कर दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स दूसरे देशों से उन देशों में पढ़ने के लिए आएँ। बाद में वहाँ पढ़ने के बाद वर्क के लिए भी वीज़ा मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत से स्टूडेंट्स या फिर प्रोफेशनल्स जाते हैं, वो ये सोच के भी जाते हैं कि वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, हायर सैलरी है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं ब्रेन ड्रेन के? सबसे पहले लॉस ऑफ कैपिटल।
अब देखो, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स जब दूसरे देशों में चले जाएंगे, हमारे देश में तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी हो जाएगी ना। स्किल्ड वर्कर्स की ऑलरेडी हमारे देश में बहुत कमी है और ये कमी बढ़ती जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट, रिडक्शन इन इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रिजल्ट फ्रॉम ब्रेन ड्रेन। अच्छे अच्छे लोग चले जाएंगे दूसरे देशों में, तो हमारे देश में कैसे रिसर्च होगी? समझ गए? देश वैसे भी R&D पे काफी कम खर्च कर रहा है, 0.7% ऑफ GDP। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 40 आउट ऑफ 132। तो ये पॉइंट है, इंप्लीकेशन है कि देश में इनोवेशन रिसर्च नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। अब देखो, जो ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, यही तो फिर स्टार्टअप ओपन करते हैं, इनकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, इनकी वजह से दूसरे लोगों को रोजगार मिलता है। यही चले जाएंगे तो बल्कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको भी नुकसान होता है। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो, इतने इतने स्टूडेंट्स चले जाते हैं दूसरे देशों में, 2 लाख स्टूडेंट्स मान लीजिए गए हर साल, तो ये वहां पे जाके ना 50,000 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे। अगर यही पैसा इंडिया में खर्च हुआ होता तो कितना बढ़िया था। फॉरेन एक्सचेंज भी वो लेके जाते हैं, और बात सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की नहीं है, वो यहाँ पे खर्चा करते तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज़्यादा होती और ज़्यादा जॉब जनरेट होती, हमारी इकोनॉमी ग्रो करती, जो कि नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि वो पैसा बाहर जाके खर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट, इससे ना प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। अब देखो, किसी फर्म में अच्छे अच्छे लोग मान लीजिए चले गए, बढ़िया वाले स्किल्ड वाले चले गए, अब जो पीछे जो रह गए उनकी तो प्रोडक्टिविटी कम है ना। तो अच्छे अच्छे लोग वहां पे जाके काम कर रहे हैं और मीडियोकर हमारे देश में मान लीजिए काम कर रहे हैं। सारे अच्छे तो नहीं गए, लेकिन जो अच्छे गए उनकी वजह से प्रोडक्टिविटी तो यहां पे घट गई ना, वहां पे इंक्रीज हो गई यूएसए में। सरकार क्या कर सकती है ब्रेन ड्रेन को अरेस्ट करने के लिए, रोकने के लिए? देखो, 3 तरह के स्टेप्स सरकार उठा सकती है। पहला स्टेप, जाने से रोका जाए उन्हें। दूसरा स्टेप, जो चले गए हैं उनके टैलेंट को यूटिलाइज किया जाए। तीसरा, नई अपॉर्चुनिटीज पैदा की जाए पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए। पहला पॉइंट क्या हो सकता है, जैसे सरकार ने ना IITs और IISc में ना रिसर्च पार्क बनाए हैं, ताकि जो टैलेंटेड लोग हैं वो यहाँ पे जाके रिसर्च कर सकें, उन्हें रिसर्च के लिए अपॉर्चुनिटीज मिले और उनकी ये शिकायत ना रहे कि हम रिसर्च करना चाहते हैं और इंडिया में हमारे पास मौके नहीं है। तो इसके लिए सरकार ने IITs और IISc में रिसर्च पार्क्स इस्टेब्लिश किए हैं। नेक्स्ट चीज, अब जो चले गए हैं ऑलरेडी विदेशों में हैं, तो उनके टैलेंट को कैसे यूटिलाइज किया जाए? उनके लिए है ज्ञान इनिशिएटिव, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। अब इसमें क्या है, इंडियन ओरिजिन के जो साइंटिस्ट या फिर एंटरप्रेन्योर दूसरे देशों में है ना, वो कंट्री के एग्जिस्टिंग एकेडमिक रिसोर्सेज को अगमेंट कर सकते हैं, मतलब रिसर्च में सहयोग दे सकते हैं। अभी इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट जो बाहर हैं उनके टैलेंट का यूटिलाइज किया जा सकता है। भारत के साइंटिस्ट उनसे बात करके बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करके अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी से संबंधित है ज्ञान इनिशिएटिव। फिर नेक्स्ट है ये वज्र, विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम ऑफ SERB। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं ना, या फिर विदेशों में रहने वाले इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं, वो इंडियन इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च कर सकते हैं इंडियन साइंटिस्ट के साथ मिलके, मतलब कोलैबोरेशन हो सकता है। इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट जो दूसरे देशों में है, भारत के साइंटिस्ट जो भारत में है, भारत के संस्थानों में काम कर रहे हैं, दोनों मिलके कोलैबोरेशन कर सकते हैं एक निश्चित समय के लिए किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, जिसमें सरकार ने बोला है कि 100 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स कैंपसेस इंडिया में इस्टेब्लिश कर सकती हैं। इसके बाद देखो, नॉर्मल पॉइंट्स हैं, जनरल पॉइंट्स, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना जरूरी है। हमारे देश में स्किल की कमी है, तो स्किल डेवलप की जाए, हायर एजुकेशन की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाए ताकि स्टूडेंट्स को बाहर ना जाना पड़े। फॉरेन इंस्टीट्यूट्स को इजाज़त दी गई है इंडिया में अपना कैंपस खोलने की, लेकिन अभी तक सिर्फ 2-3 ने ही अप्रूवल दिया है, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो इस पे सरकार को और ज़्यादा एग्रेसिव होने की आवश्यकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। हायर वेजेस और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, प्राइवेट कंपनीज भी हायर वेजेस दे, सरकार भी हायर वेजेस दे। अब कितना हायर वेजेस देगी, देखो आइडियल चीज़ है, मतलब पॉइंट है कहने का। टैक्सेशन पॉलिसी आसान बनाई जाए, प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनके लिए थोड़े इंसेंटिव हों कि वो बाहर ना जाएं। अगर देखो सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स इंक्रीज करेगी तो कंपनी फिर छोड़ के चली जाएगी देश को, तो इंसेंटिव्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनीज ताकि देश छोड़ के ना जाएं। लास्ट में कंक्लूजन, इंडिया में देखो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करने की आवश्यकता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार इन्वेस्ट करे, पब्लिक सर्विसेज इंप्रूव करे, करप्शन को रिड्यूस करे,
ताकि इंडिया एक बेहतर प्लेस हो रहने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, पार्लियामेंट में टीएमसी की नेता है महुआ मित्रा। इनके खिलाफ एलिगेशंस लगे हैं कि इन्होंने पैसे और गिफ्ट लेकर पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, दोनों पक्ष में आपको बताता हूं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताता हूं। 2005 में एक स्कैम सामने आया था, कैश फॉर क्वेरी स्कैम। इस स्कैम में क्या हुआ था, एक न्यूज आउटलेट जिसका नाम था कोबरा पोस्ट। कोबरा पोस्ट ने ना एक स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग ऑपरेशन में एमपीज को पैसे ऑफर किए गए कि आपको एक कंपनी को प्रमोट करना है, उस कंपनी से संबंधित क्वेश्चंस हाउस में पूछने हैं और बदले में हम आपको पैसे देंगे। तो पैसे लेते हुए की वीडियो बनाई गई और उसके बाद पार्लियामेंट में इन 11 एमपीज ने जो क्वेश्चन सबमिट किए उनमें से 25 क्वेश्चंस सिलेक्ट भी हो गए पूछे जाने के लिए। काफी हंगामा मचा जब ये वीडियोस जनता के सामने आई। उसके बाद देखो, इन 11 एमपीज को ना एक्सपेल करने के लिए 10 एमपी लोकसभा के थे और 1 एमपी राज्यसभा का था। तो ना इन 11 एमपीज को हाउस से एक्सपेल करने के लिए रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया और इन 11 एमपीज को हाउस से निकाल दिया गया। लेकिन यहां पे मैं आपको ना थोड़ी बारीकियां बताता हूं। बारीकियां ये हैं, चूंकि ये पब्लिक सर्वेंट थे, इनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1988 के तहत भी केस दर्ज हुआ। इस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ और ट्रायल अभी भी पेंडिंग है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है, 2005 की घटना। और उन एमपीज के खिलाफ करप्शन का जो केस चल रहा है कि उन्होंने पैसे लेके क्वेश्चन पूछे, वो ट्रायल अभी भी चल ही रहा है, उस पर फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। अब आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 2005 में एमपीज ने पैसे लेके जो क्वेश्चन पूछे ना, देखो एक तरफ ये प्रिविलेजेस का वायलेशन तो था ही। लोकसभा के एमपी होने के नाते आपको पता है एमपीज को बहुत सारे विशेषाधिकार प्रिविलेजेस मिलते हैं, बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। तो इन एमपीज ने ना उन प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल किया, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस किया इन्होंने। तो प्रिविलेजेस का हनन करने के लिए, गलत इस्तेमाल करने के लिए हाउस ने इनके अगेंस्ट एक्शन लिया, इनको हाउस से एक्सपेल कर दिया, इनकी सदस्यता चली गई। लेकिन चूंकि इन्होंने पैसे लेके क्वेश्चन पूछे, तो ये एक ऑफेंस भी तो है ना, क्रिमिनल ऑफेंस भी तो है ना। कोई भी पब्लिक सर्वेंट ब्राइब लेता है तो गलत काम है, करप्शन है ये एक प्रकार से। तो करप्शन इन्होंने किया, इसके लिए इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, बाद में कोर्ट में ट्रायल चला और फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है, जैसे मैंने आपको बताया। तो दोनों तरह की कार्रवाई हुई। प्रिविलेजेस का इन्होंने ब्रीच किया, वो कार्रवाई हाउस ने की, पार्लियामेंट ने की, और दूसरी तरफ इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एक अपराध किया। उसके लिए फिर अलग से हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जांच करती हैं, फिर चार्जशीट फाइल की जाती है, लोअर कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो इन एमपीज के अगेंस्ट ना अभी कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है, क्योंकि ये अपराध किया इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। अब महुआ मित्रा के केस की तरफ आते हैं। महुआ मित्रा के अगेंस्ट आरोप ये है, एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है दर्शन हीरानंदानी। महुआ मित्रा पर आरोप है कि इन्होंने दर्शन हीरानंदानी से पैसे और गिफ्ट लिए और बदले में इवन अपना आईडी पासवर्ड ही उन्हें दे दिया और बोला कि जो क्वेश्चंस पूछने हैं पूछ लो। ज्यादातर क्वेश्चंस अदानी से संबंधित पूछे गए। और देखो, बीजेपी के एक एमपी निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगाया कि आरोप और ज्यादा गंभीर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि दर्शन हीरानंदानी दुबई के रहने वाले हैं, तो फॉरेन सिटीजन के हाथ में आईडी पासवर्ड जाना और फिर वो इंडियन पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछ रहा है अपने हिसाब से, तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ठीक नहीं है। आरोप ये है महुआ मित्रा के ऊपर, गिफ्ट लिया, पैसा लिया और बदले में आईडी पासवर्ड ही दे दिया कि जो पूछना चाहते हो पूछ लो। लेकिन महुआ मित्रा का जवाब ये है कि पहले मेरे दोस्त हुआ करते थे ये दर्शन हीरानंदानी, आजकल रिलेशन अच्छे नहीं है, तो मैंने आईडी पासवर्ड इसलिए दिया इनको ताकि ये क्वेश्चन को टाइप करवा सकें। इनके ऑफिस में कोई था टाइप करने वाला, तो मैंने इनको आईडी पासवर्ड दे दिया कि भैया तुम टाइप करवा के मुझे ये क्वेश्चन दे दो। और फाइनल जब क्वेश्चन सबमिट होता है तो ओटीपी मेरे पास ही आता है, मैं ओटीपी देती हूं तभी वो क्वेश्चन सबमिट होता है। तो ये कहना कि मैंने आईडी पासवर्ड दे दिया, जो मर्जी चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये गलत है। हालांकि देखो,
महुआ मित्रा का पूरा केस क्या है, इस पे यूपीएससी नई क्वेश्चन पूछने वाली है, नीटिग्रिटीज। बात एमपीज की प्रिविलेजेस की है। तो अब ना महुआ मित्रा के केस की जांच करने के लिए ना मामला भेजा गया है एक एथिक्स कमेटी के पास में। इस पर भी आरोप है, मतलब क्रिटिसिज्म है कि ना ये कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस के पास महुआ मित्रा का मामला भेजा जाना चाहिए था जांच के लिए, ना कि कमेटी ऑफ एथिक्स के पास। क्योंकि कमेटी ऑफ एथिक्स ना हल्के फुल्के मामले डील करती है। जैसे एक एमपी है, एक एमपी वो अपनी गर्लफ्रेंड को ले गया विदेश घुमाने और बोल दिया कि ये मेरी वाइफ है, तो ये अनएथिकल है ना, अनएथिकल है ना। तो इस मामले की जांच की गई कमेटी ऑफ एथिक्स के द्वारा और उस एमपी को बोला कि आप 30 सीटिंग्स लोकसभा की नहीं अटेंड करोगे, आपने ये अनएथिकल काम किया है, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले गए पत्नी के नाम पे। तो ऐसे हल्के फुल्के जो मामले हैं ना, उनकी जांच की जाती है कमेटी ऑफ एथिक्स के द्वारा। लेकिन महुआ मित्रा का जो केस है बहुत सीरियस केस है। 2005 में आपको, जैसे मैंने आपको बताया, 11 एमपीज को हाउस से एक्सपेल कर दिया गया था इस केस की वजह से, और बाद में कोर्ट में भी उनके खिलाफ मामला अभी चल रहा है। तो महुआ मित्रा का मामला भी उतना ही सीरियस है। इसकी जांच करनी चाहिए थी या तो किसी स्पेशल कमेटी के द्वारा, क्योंकि 2005 के मामले की जांच एक स्पेशल कमेटी के द्वारा की गई थी, या फिर कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस के द्वारा महुआ मित्रा के मामले की जांच की जानी चाहिए थी। क्योंकि महुआ मित्रा के खिलाफ अगर आरोप सिद्ध होता है तो उन्होंने जो कुछ किया ये प्रिविलेजेस का हनन है। उनको जो प्रिविलेजेस दी गई थी उनको उन्होंने ब्रीच किया, हाउस की डिग्निटी के अगेंस्ट है, उन्होंने अपने विशेषाधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। तो इस मामले की जांच कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस के द्वारा की जानी चाहिए थी। महुआ मित्रा का यह कहना है कि कमेटी ऑफ एथिक्स में ना बीजेपी की मेजोरिटी है। तो राइटर ये कहते हैं कि देखो, सभी कमेटीज में रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी होती है, ये तो साफ ही है, और कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस में भी उन्हीं की मेजोरिटी है। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पार्टीबाजी से उठ के मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मामले की जांच करेंगे। कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ना, वो रिलेटिवली पार्टीबाजी से उठ के काम करती है। और कोई भी कमेटी कुछ रिकमेंडेशंस देती है ना, मतलब खुद कार्रवाई नहीं करती कोई भी कमेटी जांच करके हाउस के सामने रिपोर्ट रख देती है। फिर हाउस पे डिपेंड करता है कि वो क्या एक्शन लेती है उस रिकमेंडेशन के आधार पे। 2005 में भी यही हुआ था, स्पेशल कमेटी गठित की गई थी, उन्होंने जांच की 11 एमपीज के अगेंस्ट, जांच को सही पाया गया। तो बाद में हाउस ने रेजोल्यूशन को एडॉप्ट कर लिया कि इन 10 एमपीज को लोकसभा से और 1 एमपी को राज्यसभा से निष्कासित कर दिया जाए, एक्सपेल कर दिया जाए। तो 2 एस्पेक्ट्स अभी तक हमने डिस्कस किए। पहला एस्पेक्ट कि कैश फॉर क्वेरी स्कैम में 2 प्रकार की कार्रवाई हुई एमपीज के अगेंस्ट, और वही महुआ मित्रा के अगेंस्ट हो सकती है। एक तो हाउस रिलेटेड कार्रवाई, और दूसरा चूंकि पैसे लेके क्वेश्चन पूछना क्रिमिनल ऑफेंस भी है, तो फिर कोर्ट में भी मुकदमा चलेगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। दूसरा एस्पेक्ट, मामला भेजा जाना चाहिए था महुआ मित्रा का प्रिविलेज कमेटी या फिर स्पेशल कमेटी के पास, भेजा गया एथिक्स कमेटी के पास में। अब तीसरा एस्पेक्ट देखिए, देखो ये जो चीज है ना रिलेटिवली नई है कि आप ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब होता क्या है कि एमपीज के पास में ना टाइम का अभाव होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी रिलेटेड वर्क वो करते रहते हैं, तो कई बार ना वो अपना आईडी पासवर्ड पर्सनल असिस्टेंट को या फिर रिसर्चर्स को दे देते हैं कि आप इसमें क्वेश्चन डलवा दीजिए। तो अब ना हाउस को ना इस पे रूल्स बनाने चाहिए कि कौन कौन एमपी का आईडी पासवर्ड रख सकता है, इस पे रूल होने चाहिए। समझ गए? अब समय आ गया है, प्रॉपर फ्रेमवर्क हो, एसओपीज हो कि एमपी अपना आईडी पासवर्ड किस किस के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी तो देखो ऐसी चीज़ें हैं कि महुआ मित्रा के केस की निटिग्रिटीज, जैसे कि पार्लियामेंट के पास में पावर होती है कुछ भी क्वेश्चन पूछने की, तो प्रूव नहीं होगा। महुआ मित्रा ने कुछ भी पूछा वो बोल देंगे कि नहीं ये मैंने अपने आप से पूछा है, दर्शन नंदानी का क्वेश्चन नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, इतना ये आर्टिकल याद रख लीजिए, आर्टिकल 105, जो कि ना किसी एमपी को आज़ादी देता है कि वो हाउस में कुछ भी बोल सकता है। तो महुआ मित्रा अपना बचाव करेंगी इस आर्टिकल के थ्रू। तो प्री में देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कमेटी ऑफ एथिक्स, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, आर्टिकल 105। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर देखो महुआ मित्रा दोषी पाई जाती हैं तो क्या कमेटी ऑफ एथिक्स उन्हें 7 साल की सजा दे सकती है? बताइए, यस और नो।
कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, अगर महुआ मित्रा दोषी पाई जाती हैं तो क्या कमेटी ऑफ एथिक्स के द्वारा उन्हें 7 साल की सजा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन का आंसर दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको कंसेप्ट कितना समझ में आया है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड में बढ़ती इनइक्वालिटी के बारे में है और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज नहीं है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, डेटा के अनुसार 1995 से लेकर 2021 के बीच में वर्ल्ड में जो रिचेस्ट 1% लोग हैं ना, इन्होंने इंक्रीज्ड वेल्थ का 38% हासिल किया। मतलब 1995 से लेकर 2021 के बीच में जो वेल्थ इंक्रीज हुई ना वर्ल्ड में, उसमें से 38% वेल्थ तो इनकी बनी, 1% अमीर लोगों की, और नीचे के जो 50% गरीब लोग हैं ना, 1995 से 2021 के बीच में जो ग्लोबल वेल्थ इंक्रीज हुई उसका सिर्फ 2% मिला नीचे के 50% गरीब लोगों को। जब देखो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ जाती है ना, और जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं उनके पास में ज़्यादा पावर आ जाती है डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने की। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी इलोन मस्क है, इलोन मस्क के पास में ट्विटर है, इलोन मस्क के पास इतना पैसा है कि वो पॉलिटिकल ओपिनियन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे देश में अदानी है, अंबानी है, इनका मीडिया के ऊपर काफ़ी कंट्रोल है, ये पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनका ना इसके थ्रू डेमोक्रेसी में दखल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। राइटर एक पॉइंट बोलते हैं, जैसे देखो आज हमें हैरानी होती है ना, हमारे पूर्वज स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, सती प्रथा, इन चीज़ों को कैसे बर्दाश्त करते थे। हमारे आने वाली जो जनरेशन्स होंगी ना, उनको हम पे हैरानी होगी कि हम लोग इतनी इतनी इनइक्वालिटी को कैसे बर्दाश्त करते हैं। ये राइटर की सोच है। राइटर बोलते हैं इसके बाद, देखो ग्लोबलाइजेशन अब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, पूरा वर्ल्ड एक गांव की तरह बन गया है, इंफॉर्मेशन इतना तेज़ी से फ्लो होती है। अभी गाजा पट्टी में क्या चल रहा है उसकी पल पल में जानकारी हमको मिलती है कि इजराइल की सेना अभी कहाँ पे पहुँच गई है, गाजा पट्टी के किस हिस्से में है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बढ़े हुए ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना इम्पैक्ट ये भी हुआ है। आज यूएसए में किसकी सरकार चुनी जाएगी, क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, उसका असर अफ्रीका के एक छोटे से देश पर भी देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कंजर्वेटिव पार्टी चुनी जाती है तो वो एड अलाउ नहीं करती कि अमेरिका दूसरे देशों को एड दे। डेमोक्रेटिक पार्टी चुनी जाती है तो वो एड को अलाउ करती है, और भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल कंजर्वेटिव पार्टी का फोकस इस चीज़ पे है कि अफ्रीका के उस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे इंटरवेंशन किया जाए। कहने का मतलब आप समझ गए ना, अफ्रीका के इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका असर अफ्रीका के एक देश पर भी देखने को मिलता है। लेकिन अफ्रीका के उस देश के नागरिक जो है अमेरिका के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये ग्लोबलाइजेशन का और डेमोक्रेसी के बीच में एक लिंक है। अब आप इसके बाद देखिए, राइटर ना सजेशन देते हैं कैसे इस इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई इनइक्वालिटी से निपटा जाए। राइटर कहते हैं देखो, एक लेवल के बाद ना किस पर्सन के पास कितनी वेल्थ है। जैसे इलोन मस्क के पास मान लीजिए अभी $250 बिलियन वेल्थ है। अब ये ना एक लेवल के बाद 250 नंबर है, 1000 है, 1500 है, वो मैटर नहीं करता अनटिल एंड अनलेस इलोन मस्क की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में 1 ही है। अगर रैंकिंग किसी बिलियनियर की सेम रहे ना, तो फिर ना उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा सकता है। जैसे इलोन मस्क हैं, जेफ बेजोस हैं, इनके ऊपर ना थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाए, लेकिन इनकी रैंकिंग चेंज ना हो। इस प्रकार से अगर टैक्स लगाया जाएगा तो ये अमीर अमीर लोग हैं, शायद उतना विरोध भी नहीं करेंगे। इसके बाद राइटर बोलते हैं कि देखो, गरीबी को ख़त्म करने के लिए जो स्कीम्स चलाई जाती है ना, उनमें बहुत कमियां होती हैं और इस वजह से वो पूरी तरह से सफल नहीं होते। बाद में कह देते हैं कि इस प्रकार की स्कीम्स का कोई फ़ायदा नहीं होता, करप्शन हो जाता है। इसलिए एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए होनी चाहिए कि कैसे भी सिचुएशन हो, आपको इतनी इनकम सरकार प्रोवाइड करेगी। ये देखो राइटर का व्यू है। हर एक पॉइंट पे अलग से डिबेट चल सकती है कि हाँ यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन राइटर अपनी तरफ से सजेशन दे रहे हैं कि इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। फिर और बेसिक पॉइंट वो देते हैं, जॉब्स में सरकार इन्वेस्ट करे, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करे, हेल्थ पे इन्वेस्ट करे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार इन्वेस्ट करे। इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करने से इनइक्वालिटी कम होगी। देखो ये बात सच है कि आप एब्सोल्यूट इक्वालिटी कभी नहीं ला सकते और एब्सोल्यूट इक्वालिटी कभी रही भी नहीं है, लेकिन
इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करने की कोशिश आप कर सकते हो, और इस दिशा में वही कदम होगा अगर ये सारे स्टेप्स सरकार लेती है तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इनइक्वालिटी से संबंधित। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं लास्ट में। अब देखो क्वेश्चन देख लीजिए, 3 क्वेश्चंस आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक ब्रेन ड्रेन से संबंधित, एक क्वेश्चन डिजिटल टेक्नोलॉजीज अनरेगुलेटेड ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कैसे ये डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज है। एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2021 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज से संबंधित, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। प्री से संबंधित ये 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो, एक नहीं दोनों ही पार्लियामेंट की कमेटी से संबंधित हैं। ये 2018 में पूछा था और ये पूछा था 2001 में। आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए वीडियो को पॉज करके, फिर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पढ़ लिया? आंसर मैं आपको बता देता हूं दोनों क्वेश्चंस के। देखो पहला जो क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा था, इसका आंसर है ये वाला, सबऑर्डिनेटेड लेजिस्लेशन। बी आंसर है, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर ए है, पार्लियामेंट थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी। मैं देखो क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। आप खुद क्वेश्चन को पढ़ते हो, आंसर देते हो, इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, PYQ आपके कवर हो जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आपको डिस्कशन कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।